जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोगों का जो जितना भी हिस्ट्री अब तक हमने पढ़ाया है वो सब कंप्लीट होगा और उसे साथ साथ में रिवीजन मार रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे, उसके नोट्स भी बना रहे होगे। ठीक है। और उसके जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमने अभी तक जो हमारा आद्य ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल है उसको हमने पढ़ लिया और अब हम स्टार्ट करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को। ठीक है। उससे पहले हम 2 मिनट के लिए प्राग ऐतिहासिक काल का एक बार रिवीजन मार लेते हैं, जो हमारे कुछ मेन टॉपिक हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री जो है हमारा, हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? 3। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिले, हमने वस्तुओं के आधार पर ही उसमें सब कुछ जाना है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल था इसमें हमें लिखित मिला है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक काल है उसमें हम पढ़ सकते हैं और लिखा हुआ भी हमको मिला है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्राग ऐतिहासिक काल जो हमारे पुरातत्वविद थे वो थे जॉन ब्रुस। ठीक है। और भारत के जो पुरातत्वविद हैं वो कनिंघम हैं। और जो ये जो हमने प्रापाषाण काल पढ़ा था, मध्यपाषाण काल पढ़ा था और नवपाषाण काल पढ़ा था। ठीक है। तो जो कृषि, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कृषि पे आ जाते हैं हम, तो कृषि में पूछता है कि कृषि सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कृषि आपको पता ही होगा, सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी स्टार्ट। ठीक है। जो सुव्यवस्थित ढंग से साक्ष्य मिलते हैं कृषि के वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ये क्या कहते हैं, पशुपालन है। पशुपालन आदमगढ़ से है। और उसके बाद में हम जो हमें गेरुवर्णीय जो मृदभांड मिले हैं वो हमें नवपाषाण काल में मिले थे। गेरुवर्णीय मृदभांड नवपाषाण काल में अगर क्वेश्चन पूछता है जो गेरुवर्णीय मृदभांड है वो कब मिले, तो नवपाषाण में। ठीक है। नवपाषाण काल। यहां क्या मिला है हमें? गेरुवर्णीय मृदभांड। मृदभांड। ठीक है। इसके अलावा और उसके बाद में हम यहां तक हमारा जहां ये जो है हिस्ट्री का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पे। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या मिला है? आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखावट मिली है बट हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है। समझ रहे हो ना? यस सर। आज हम आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ये आद्य ऐतिहासिक काल है, ये हमारा, इसमें हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। किसको? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई कि सभ्यता किसे कहते हैं? जहां पर एक जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं, जैसे लोग मतलब एक समाज होता है एक बड़े एरिया में जो सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, उसी को सिविलाइज्ड जो सभ्यता कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। तो सिविलाइज्ड सभ्यता का मतलब है लोग तो पहले भी थे लेकिन असभ्य और सभ्य। सभ्य मतलब एक टाइप से नगरीय नियोजन, शहरी नियोजन और लोगों से मिलजुल कर रहना,
ये काफी सारी चीजें एक सभ्यता को दर्शाती हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता, सभ्यता समझ में आई किसे कहते हैं? सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसके कई सारे रीजन थे। जैसे कि इसकी जब ये सिंधु सभ्यता जब इसकी खोज हुई तो इसमें कई सारी चीजें मिले, जैसे कि 90 डिग्री पर सड़कें मिली थी। ठीक है, सड़कों के किनारों पर नाली मिली थी, नाली ढकी हुई थी। तो इसका मतलब है कि उनका जो टेक्नोलॉजी था, उनका जो मतलब शहरी नियोजन का जो सिस्टम था वो काफी एक शहरी टाइप का था, जो कि गांव में जल्दी से देखने को नहीं मिलता है। कि गांव में क्या होता है भाई, यहां से नाली निकाल दी, यहां से निकाल दी, पानी को रास्ते पे ही छोड़ दिया, तो ये गांव का रहता है। लेकिन वहां पे क्या मिला है, नालियां ढकी हुई मिली हैं एक टाइप से। इसका मतलब क्या है कि भाई वो शहरी सभ्यता होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसी और कई सारी चीजें हैं। ये सड़कें एक दूसरे को 90 कोण पर काटती थी। सड़कें मतलब ऐसे नहीं टेढ़ी सूधी गलियां हो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल 90 डिग्री पर सड़कें काटती थी एक दूसरे को। और सब जो पानी था ना नालियों का, उसमें जब इनको खोदा गया, जो नालियों का पता लगा, उसके बाद में आगे जाके गड्ढा मिलता था और गड्ढे में चारों तरफ से नालियां आती थी, चारों तरफ से नालियां। इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? सीधी सी बात है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये शहरी सभ्यता होगी। ठीक है, नगरीय सभ्यता होगी, इसीलिए इसको हमने सिंधु सभ्यता कहा है, ना कि नगरीय सिंधु जो गांव की सभ्यता या इस टाइप से। और दूसरी बात, सभ्यता का मतलब पता चला तुम्हें? सभ्यता का मतलब पता चला ना? yes, उसके बाद में सिंधु आता है। सिंधु कहां से आया? तो सिंधु भाई, जो सिंधु नदी है हमारी, जैसे कि ये हमारा ऊपर का नक्शा है कश्मीर का। ठीक है, और यहां से सिंधु नदी निकलती है, यहां से ये सिंधु नदी ऐसे आती है। ठीक है, तो सिंधु नदी, इसके जो भी ये जो नगर मिले हैं ना सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, ये जितने भी नगर मिले ये इस नदी के किनारे पर ही मिले हैं, यहाँ 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 पे। और इसकी जो क्या कहते हैं सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं, क्या कहते हैं सिंधु नदी में मिलती हैं, ये है सतलज नदी है, चिनाब नदी है, और यहाँ से ये रावी वगैरह हैं, और हिंडन नदी है। ये सभी किस में मिलती हैं? सिंधु में, सिंधु नदी में मिलती है। इसीलिए इस सिंधु नदी के किनारे जितने भी शहर मिले हैं, लगभग सिंधु सभ्यता में 350 शहर मिले हैं, जिसमें 200 शहर गुजरात से मिले हैं। कहां से? गुजरात से। जो ये शहर मिले ये ज्यादातर या तो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिले हैं या फिर सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता समझ में आ गया होगा क्यों कहा गया है सिंधु सभ्यता इसको। ठीक है, और उसके बाद में इसकी जो जानकारी वगैरह हुई थी, ये पता कैसे लगा, वो किसने किया था, और कई सारे क्वेश्चन और उठते हैं हमारे। जैसे कि जो सिंधु सभ्यता थी, सबसे पहले इसका जो क्या कहते हैं सिंधु सभ्यता थी, इसका एक बार देखा था, जो चार्ल्स मैसेप थे, चार्ल्स मैसेप ने उसका भ्रमण किया था। उन्होंने इसका जो क्या कहते हैं ये थी सिंधु सभ्यता, इसमें चार्ल्स मैसेप ने सबसे पहले जानकारी दी थी, चार्ल्स मैसेप ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले चार्ल्स मैसेप। चार्ल्स मैसेप ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी दी। उसके बाद में कनिंगम जो थे, कनिंगम ने सर्वे किया था। किसने? कनिंगम ने सर्वे किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो सिंधु सभ्यता थी, इसमें सर्वे किसने किया था? सर्वे किसने किया था? कनिंगम ने। ठीक है,
और जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मैसेफ ने। ठीक है, उसके बाद में आता है जो क्या कहते हैं, ये थे, इसका जो इसकी खुदाई किसने करवाई थी सबसे पहले? दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी। खुदाई दयाराम साहनी। खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने आदेश दिया था। खुदाई के जो आदेश दिए थे, किसने दिए थे? सपोज जैसे मान लो अभी कोई चीज होती है तो भाई कहीं से आदेश आएंगे जब तो कोई खुदाई कराएगा। जब तक सरकार आदेश नहीं देगी तब तक कोई ठेकेदार सड़क नहीं बनवाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो जॉन मार्शल थे उन्होंने आदेश दिए थे, उसके बाद में दयाराम साहनी ने खुदाई कराई थी। तो आदेश किसने दिए थे? आदेश दिए थे जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने आदेश दिए थे। अब इसका मतलब है, एक चीज देखो यहां पे हमें क्या क्या मिला है। चार्ल्स मैसेफ ने इसका क्या किया था? जानकारी की थी। ठीक है, वहां पे घूम के आए थे, उसके बाद में जानकारी दी चार्ल्स मैसेफ ने। कनिंघम ने वहां का सर्वे किया कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद में जब इन्होंने सर्वे किया तो चार्ल्स मैसेफ ने, ये जॉन मार्शल थे, इन्होंने आदेश दिया और दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई। ठीक है, अब जब खुदाई करवाई तो खुदाई भाई, जब जैसे मान लो कोई नदी है, नाला है, या फिर कोई तालाब है या कोई नहर है, जब वो खोदी जाती है तो उसका पैसा कहां से आता है? सरकार प्रोवाइड करती है हमें। अब ये तो है नहीं भाई कि हम अपने घर से या फिर कोई अपने घर से देगा, उसके लिए सारे सरकार ही देती है। ठीक है, जो भी खर्चे होते हैं वो सब कौन देते हैं? सरकार। ठीक है, तो जब यहाँ पे दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई, ठीक है, दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई तो इसके लिए भाई कहीं से पैसा भी आया होगा। जब पैसा आया तो पैसा किसने दिया, कहां से आया? उस टाइम पे जो लॉर्ड कर्जन थे ना, लॉर्ड कर्जन ने एक विभाग बनाया था, पुरातत्व विभाग। कौन सा? पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग। ये पुरातत्व विभाग जो था, इसके थ्रू ही जो जॉन मार्शल थे इन्होंने आदेश दिया था, लेकिन पुरातत्व विभाग के थ्रू पैसा मिला था और तब दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को तो सुनाई होगा आपने, ये भाई हिस्ट्री के बंगाल के विभाजन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही जो मतलब हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने क्वेश्चन भी आता है कई बार कि विभागों का या फिर आयोगों का जनक किसे कहते हैं, तो वो कौन है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसके बाद में भाई हमारा जो ये तो क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता तुम्हारी समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही है? आ रही है ना? यस सर। देखो हम एक इसको स्टोरी वाइज समझ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो फिर मुझे लगता है कि तुम शायद कोई टेस्ट पास नहीं कर पाओगे, और इसका मतलब तुम्हारा सीधा सा है कि तुम फोकस नहीं कर रहे हो पूरी तरह से। ठीक है, अगर तुम फोकस करोगे ना तो एक स्टोरी वाइज बताते जा रहा हूं मैं, और इसको जब पढ़ोगे ना ठीक से ध्यान में रख के पढ़ोगे, दिमाग में रख के, तो ये तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक फ्लो में तुम्हें जाना है और कुछ नहीं करना है, एक फ्लो में जाना है। ठीक है, स्टोरी वाइज चलना है और कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो इसमें क्या कहते हैं, जब सिंधु सभ्यता में ये हमें कई सारी ये जो जानकारी थी, हमारा ओवरव्यू था, वो हमें मालूम चली गया है। इसके बाद हम सीधे सिंधु सभ्यता पर चलते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु सभ्यता है ये किस आकार की है? क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता किस आकार की है, तो उसके लिए हम मैप के थ्रू समझेंगे और हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार देख लेते हैं इसको कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है ये किस आकार की है, कहां पर है, कहां नहीं है, सब।
ये हमारा भारत है, ठीक है। अब हमें जो सिंधु सभ्यता को एक बार हम देख लेते हैं ठीक से। सिंधु सभ्यता में यहां पर एक मांडा है। कौन सा? मांडा। मांडा करके एक सभ्यता, एक नगर मिला है, उसका नाम क्या है? मांडा, ठीक है। और एक यहां पर है हमारे पूर्वी साइड में आलमगीर। कौन सा? आलमगीर। एक हमारा यहां पे है, उसको हम बोलते हैं दैमाबाद। उसका नाम क्या है? दैमाबाद, ठीक है। इसके बाद में एक यहां पे है हमारा, ये है पाकिस्तान में, सिंधु नदी यहां पे है, ठीक है। सिंधु नदी यहीं पे। और एक यहां पे है हमारा सुतका गैंडोर। कौन सा? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर। अब हम इनको अगर मिलाए ना तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, ये देखो। और इसको हम ये मिलाते हैं यहां पे, और इसको मिलाते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको मिलाते हैं ऐसे। अगर हम इसे एक, ये ज्यादा टेढ़ा तो है नहीं, इसको हम एक सीधी रेखा मान लेते हैं, ठीक है। एवरेजन एक सीधी रेखा में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो किस आकार की है? तो हमें क्या लगाना है? त्रिभुजाकार की। क्या लगाना है? त्रिभुजाकार, ठीक है। समझ रहे हो ना? यस सर। सिंधु सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार, ठीक है। अब ये शहर किस किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, तो उसके वो भी हम देख लेते हैं एक बार। जो ये वाला शहर है हमारा सुतका गैंडोर, ये है डास्क नदी पर। कौन सी नदी? डास्क नदी, ठीक है। और मांडा जो है हमारा, ये कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी, ठीक है। और ये वाला जो आलमगीर है, ये कौन सी नदी पर है? ये है हिंडन नदी पर। कौन सी नदी पर? हिंडन नदी, ठीक है। और ये वाली जो दैमाबाद है, ये कौन सी नदी पर है हमारा? ये है पिरावरी नदी पर, या फिर हम बोल सकते हैं गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी। इसको अगर ये थोड़ा तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई याद नहीं होगा, इसको 2-3 बार अगर हम रिवाइज करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे सुतका गैंडोर कौन सी नदी पर है? डास्क नदी पर। सुतका गैंडोर डास्क नदी, सुतका गैंडोर डास्क नदी। मांडा चिनाब नदी, मांडा चिनाब नदी, मांडा चिनाब नदी। और आलमगीर हिंडन नदी, आलमगीर हिंडन नदी। दैमाबाद गोदावरी नदी, दैमाबाद गोदावरी नदी। इसके लिए थोड़ा सा हमारे पास ट्रिक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दें क्या? अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारे पास? स, में और ए और डी, मतलब सम एड। देखो सम होता है वो भी जोड़ होता है, और ऐड होता है वो भी जोड़ होता है। दोनों का मतलब एक ही है। तो सम ऐड याद हो जाएगा तुम्हें। से सुतका गैंडोर, से सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। और मैं से मांडा, मैं से मांडा। ऐसे आलमगीर, ऐसे क्या? आलमगीर। आलमगीर। और डे से दैमाबाद,
दैमाबाद। ठीक है, उसके बाद में अब हम नदियों की बात करेंगे भाई, कौन सा शहर कौन सी नदी पर है। तो उसके लिए है डच है पर भारत में नहीं, मतलब डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। ये एक बस हमने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। डच दरअसल जो थे वो हॉलैंड के थे, हॉलैंड से भारत में आए थे, इन्होंने भारत में थोड़े दिन शासन भी किया था, उसके बाद में इन्हें मार पीट के भगा दिया गया था, ठीक है। तो जो डे से क्या हो गया, डास्क नदी, डास्क नदी। चे से क्या हो गया, चिनाब नदी, चिनाब नदी। है से क्या हो गया, हिंडन नदी। और पे से क्या हो गया, प्रवरा नदी या फिर गोदावरी नदी, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर तुम्हें वैसे याद होते तो वैसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, उतना टफ नहीं है। अदरवाइज ये तो हमारे पास है सम एडी, से सुत्का गेंडोर, मैं से मांडा, ऐसे आलमगीर, डी से दैमाबाद, डे से, और ये डच हैं पर, बस यहीं तक यूज करना है, ये वाला खत्म कर दो इसको, सही है। डच हैं पर भारत में नहीं है, ध्यान रखना है। डच हैं, डच हॉलैंड में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं अभी। डच हैं पर भारत में नहीं, सही है। तो डे से डास्क नदी, चे से चिनाब नदी, है से हिंडन नदी, और पे से प्रवरा नदी या फिर गोदावरी नदी। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो ये जो हमने आज पढ़ा है, ये मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे, देखो एक चीज है हमारी लाइफ में, अगर हम इसको एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर ठीक है। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ये जो फिलहाल का टाइम है ना हमारे पास, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको वेस्ट कर देंगे ना, तो फिर ये टाइम जो है ये आगे की हमारी पूरी जिंदगी को वेस्ट कर देगा। ठीक है, अगर हम 1 से और 2 साल का भी, सिर्फ हमें 2 साल तक अगर हम मेहनत कर लेंगे ना अच्छे से, तो हमें लाइफ में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, और जॉब मिल जाएगी तो हम कहीं ना कहीं अच्छे से सेटल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम सेटल हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे की लाइफ जो होगी हम इजीली आराम से कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 1-2 साल तुम लोगों ने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसपे विदाउट फोकस किए कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, और तुम्हें फोकस करना ही होगा अगर तुम्हें पढ़ना है और जॉब लेनी है तो। और अगर तुमने 1-2 साल बर्बाद किए तो उसके बाद में 2 साल मान लो तुमने खूब मजा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, तुम्हारी जो बाकी की बची कितनी साल, मान लो अभी तुम हो 18 साल में, 18 साल के हो, और 22 साल तक तुम्हें पढ़ाई करनी है, 2 साल अपने ग्रेजुएशन करो, उसके 1 साल पढ़ाई करो और जॉब ले लो। उसके अलावा अगर ये तुम 2-3 साल निकाल देते हो, फिर तुम कितने साल के हो जाओगे, 22, 24 इस एज में पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके बाद में अब तुम्हारी कितनी जिंदगी बची, मान लो तुम 60 साल के एवरेजन मरोगे, भाई हर किसी को मरना है, तो 60 साल के अब कितनी साल हो गई तुम्हारी, ये हो गई 36 ईयर। ये 36 ईयर ना तुम्हारे बेफालतू में जाएंगे, उसमें तुम्हें इससे भी ज्यादा जितना हार्डवर्क यहाँ पे करोगे ना तुम, इससे ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम अच्छे से जी पाओगे, और फिर भी ठीक से सेटल नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ें, और थोड़ा फोकस करें स्टडी पे, जिससे कि जो तुम्हारी आगे वाली आने वाली लाइफ है वो इजी हो, अच्छी हो, जॉब हो, एक नाम हो तुम्हारा अच्छा एरिया में, और पूरे अपने हो सके तो इंडिया में नाम करो, और हो सके तो विश्व में नाम करो, बात ही अलग होगी। मिलते हैं फिर उसके साथ अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।